दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे आरजीएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। संविधान सीरीज में फंडामेंटल राइट की तीसरी वीडियो के अंदर इसमें हम पढ़ेंगे बचे हुए जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में। इससे पहले मैंने दो वीडियो दोस्तों बनाई हैं, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में इस चैनल में मिल जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी जरूर देख लें, क्योंकि वो देखने के बाद ही ये वीडियो आपके समझ में आएगी और एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी एग्जाम के अंदर ये, तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ से काफी क्वेश्चन देखे गए हैं, पूछे जाते हैं। और फंडामेंटल राइट को लेके, हमारे अधिकार को लेके, क्या क्या हमें अधिकार मिले हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप जानते हैं कि पहले भारत आजाद होने से पहले किस किस तरीके से गरीब लोगों का शोषण होता था, उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। तो जब हमारा संविधान बना तो ये आर्टिकल रखा गया, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया कि किसी का शोषण नहीं हो सकता है, ना ही तो जाति के नाम पे और ना ही उसकी पुअरनेस, गरीबी के नाम पे किसी का शोषण कोई नहीं कर सकता है। उसके विरुद्ध जो अधिकार हैं वो डिस्कस, वो संविधान में रखे गए हैं। उसके ऊपर ही हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने और जो अधिकार हैं उनके ऊपर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो बचे हुए अधिकार हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यूं तो एक ये बहुत बड़ा वाइड सेक्टर है दोस्तों, लेकिन मैंने उन ही पोर्शन को चुना है जो एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा टारगेट है कि हम एग्जाम क्लियर करें, एक अच्छी पोजीशन पे जाएं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध क्या क्या हमें अधिकार दिए गए हैं। इसका जो इसके बारे में है, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। ठीक है, 23 क्या कहता है? 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार है। इससे पहले ये क्यों रखा गया और दुर्व्यापार का क्या मतलब हुआ? पहले क्या होता था कि गुलाम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। कौन होते थे गुलाम? गुलाम वो होते थे जिनके पास कोई पैसा नहीं होता था, पेट भी नहीं भर पाते थे। तो एक पुराने समय से ये एक कुप्रथा चली आ रही थी। उसे खैर समाप्त तो खैर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही कर दिया था। तो अगर कोई मनुष्य, कोई संस्था या कोई इस तरीके से किसी को, मानव को बेचता है, चाहे मनुष्य को बेचे, आदमी को बेचे या औरतों को बेचे या बच्चों को बेचे, तो ये अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जघन्य अपराध रखा गया है। तो कोई किसी को मानव तस्करी नहीं कर सकता है। तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 23 बताता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता है। दूसरा बलात्श्रम। ये बलात्श्रम क्या है? कि बलपूर्वक किसी से हम श्रम कार्य नहीं ले सकते हैं। अगर कोई किसी से बलपूर्वक कार्य कराता है तो उसके खिलाफ ये अनुच्छेद बना हुआ है। इसके प्रवर्तन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जो इस तरीके का कार्य करता है उसको सजा, दंड देने का कार्य हमारी न्यायालय करता है। ठीक है। दूसरा आता है अनुच्छेद 24। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पे ध्यान देंगे। जोखिम वाले कार्य, जहां जोखिम ज्यादा है उस कार्यों के अंदर अगर कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा काम कर रहा है तो वो अपराध है, उनसे काम नहीं ले सकते हैं। जोखिम वाले कार्य चाहे कारखानों के अंदर हो या खान माइंस के अंदर काम जो होता है वो जोखिम वाले कार्य होते हैं। तो वहां 14 साल से उम्र के कम बच्चों को आप लगा नहीं सकते हैं। अगर कोई ऐसा कार्य करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो दंड का भागीदार होगा। ठीक है, एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जबरदस्ती किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं किया जा सकता, कारखानों के अंदर या खानों के अंदर। ठीक है, उनके नियोजन पे प्रतिषेध है। इसके बाद आते हैं एक और महत्वपूर्ण अधिकार हमें धर्म को लेकर दिया गया है दोस्तों। वैसे आप जानते हैं कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है।
देश का कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले जो निवासी हैं, यहाँ के जो सिटीजन हैं, वो अपना कोई भी धर्म जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो धर्म को लेके प्रत्येक नागरिक के क्या-क्या अधिकार है, उसके बारे में जो हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार बताता है, तो वो बताता है अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें पूर्ण रूप से विवरण दिया गया है। वो क्या-क्या है, वो देख लेते हैं। 25 कहता है अनुच्छेद 25 अनुच्छेद कहता है अंतःकरण एवं धर्म के अबाधपूर्ण मानने, उसे उस पर आचरण करने और प्रचार करने की प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है। क्या कहता है 25? अंतःकरण एवं धर्म, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं और अब उस धर्म को, अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। ये आपको इजाजत देता है अनुच्छेद 25। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 इसी अनुच्छेद 25 को ही आगे बढ़ाता है। ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप कोई भी अपने धर्म का कार्य कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, उसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे देश के अंदर कोई भी धर्म का कार्य, कोई भी संस्था, कोई भी मनुष्य करता है, तो उसको जो इजाजत, उसे जो परमिशन मिली हुई है, वो इस अनुच्छेद 26 से मिली है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 27। ये कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो कर, जो टैक्स है, उसके अंदर कुछ रियायत, कुछ छूट दी गई है। ठीक है। कोई भी आपने संस्था बनाई है, अपना धर्म का कोई काम कर रहे हैं, उसमें जब आप धर्म का प्रचार करते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसके लिए कोई बिल्डिंग आपको बनानी है, कोई आपको शिक्षण संस्थान खोलना है, तो बगैर पैसे के तो नहीं हो सकता। तो आपके पास जो ये चंदा जो इसके लिए आप इकट्ठा करते हैं, तो उस चंदे को, उस पैसों के लिए गवर्नमेंट कुछ रियायत देती है। उसके बारे में जो डिस्कस किया गया है, उसके बारे में जो बताया गया है, वो अनुच्छेद 27 के अंदर बताया गया है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 28। ये क्या कहता है? कुछ शिक्षण संस्थाओं में, जो धार्मिक शिक्षण संस्थाओं हैं, संस्था है, उनके अंदर धार्मिक कार्य, शिक्षा और धार्मिक उपासना में कोई भी सम्मिलित हो सकता है, शामिल हो सकता है। ठीक है। उसको परमिशन है अपने धर्म के किसी भी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने का, उसमें सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 28 के अंदर। और इसी के अंदर है कि आप अपनी संस्था बना सकते हैं, संस्था खोल सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसी में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25 से 28 जो कि धर्म की स्वतंत्रता जिसके अंदर निहित है, वो इन सारी चीजों के अंदर कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, अधिकार है, दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। ये किसके लिए है? ये केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक जितने भी हमारे देश के अंदर हैं, उनके हितों की रक्षा, सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी, जो भी हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं दोस्तों। यह अधिकार है। दूसरा 30 क्या कहता है? इनको शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार है। अपनी संस्कृति बचाए रखने के लिए ये जो भी कार्य करेंगे, शिक्षण संस्थान अपने खोल सकते हैं, उनको संचालित कर सकते हैं। तो वो जो प्रावधान दिया गया है, वो अनुच्छेद 30 के अंदर दिया गया है। 29 में उनके हितों की रक्षा है और 30 के अंदर उनकी संस्कृति को बचाने की व्यवस्था है। वो अपने धर्म की शिक्षा
के लिए धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसको संचालित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समाप्त हो जाता है अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। सबसे लास्ट में आता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ये तो 35 तक, 12 से 35 तक है, लेकिन मैं उन्हीं पोर्शन को, उन्हीं पर्टिकुलर अनुच्छेद को पढ़ा रहा हूं कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। लास्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका ये आता है अनुच्छेद 32 के अंदर। क्या है ये है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु, अगर हमारे ये मौलिक अधिकार जो अभी तक हमने पढ़े हैं, इनको अगर कोई संस्था, कोई मनुष्य या गवर्नमेंट किसी तरीके से छीनती है या आपके अधिकारों का हनन होता है, तो उसको बचाने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जाके अपने अधिकारों को लेने के लिए, उनको प्रवर्तित कराने के लिए जो अधिकार दिया गया है, जिसके अंदर आप उनको बचाएंगे, वो आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अगर जाएंगे तो आर्टिकल 32 के थ्रू जाएंगे, अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 226 के थ्रू जाएंगे। ये दोनों क्या करते हैं, ये 5 तरीके की रिट दोस्तों जारी करते हैं। ठीक है, वो एक बड़ा विषय है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे हितों की रक्षा करने के लिए है। अगर हमें हमारा कोई भी अधिकार का हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में हम 226 आर्टिकल के थ्रू जा सकते हैं, और वो 5 तरीके की जो रिट है वो जारी करता है भारतीय नागरिकों के अधिकारों को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा तीसरा वीडियो यहां समाप्त होता है, और एक बार फिर चलते चलते रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो हमें 23 से 24 में दिया गया है। इसमें मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पे प्रतिबंध लगाया गया है। 24 कहता है जोखिम वाले कार्यों, कारखानों या खानों के अंदर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्यों पर नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगा सकते हैं, ये बताता है। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। ये कहता है अंतकरण धर्म के अबाध पूर्ण मानने, प्रचार करने, उस पर आचरण करने का अधिकार हमें देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें देता है। 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, हमें गवर्नमेंट कुछ छूट देती है, वो उसका प्रावधान इसमें है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों के धार्मिक कार्यों में या उपासना में सम्मिलित होने का अधिकार, वो ये अधिकार, ये अनुच्छेद हमें देता है। फिर आते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। मैं इस वजह से बार बार अनुच्छेद रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, जिससे कि ये आपको मेमोराइज हो जाए और याद हो जाए। ये क्या कहता है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का अधिकार इसके अंदर है। अनुच्छेद 30 कहता है उनको शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का और संचालन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है दोस्तों। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल 32 के अंदर जाएंगे और हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के आधार पर जाएंगे। ये दोनों ही 5 तरीके की रिट जारी करते हैं, जिससे हमारे अधिकार सुनिश्चित होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितना आपको समझ में आ रहा है, और क्या हमारी तरफ से इसके अंदर कुछ और अपडेट करने की आवश्यकता है, कुछ कमी है, तो कृपया हमें बताइए और मैसेज कीजिए। और आपसे अपील है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े
और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो हम लेके आते रहें आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, आपसे इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हम अब आगे बनाने वाले हैं। उसी के साथ नमस्कार दोस्तों।